गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम जो पढ़ेंगे क्या है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 के हिंदी प्रश्न, यानी कि 2018 में जो हमारी पुलिस भर्ती में पूछे गए थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को हम पूरा डिटेल के साथ हल करेंगे और आपको व्याख्या भी बताएंगे। आज का जो क्वेश्चन हमारा पहला है वो है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमें बताना है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन वही लिया है जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वो होगा सबका नाम। क्या होगा? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सबका नाम। किसी भी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किसको? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले किसी भी विकारी शब्द को, अविकारी नहीं, विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। देखिए, वात्सल्य रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस। तो देखिए, संयोग और वियोग किस रस के भाग हैं, तो वो है श्रृंगार रस के। किसके? श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति। नायक नायिकाओं के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को ही क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि संयोग और वियोग किसके रूप हैं, किस रस के रूप हैं, तो वो है श्रृंगार रस के। अगला क्वेश्चन है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। हमें बताना है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये कर्मवाच्य में परिवर्तन होने पे क्या होगा। तो देखिए, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, वाक्य का कर्मवाच्य रूप जो है वो क्या होगा, तो वो होगा पिताजी। क्या होगा? पिताजी के द्वारा या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से के जगह पे द्वारा भी हो सकता है। पिताजी के द्वारा या पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ क्या होगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया का रूपांतरण जिसमें वाक्य के कर्म की प्रधानता को बोध हो, वो कर्मवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मवाच्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेम गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रहा हूं। तो योजक चिन्ह क्या होगा? तो योजक चिन्ह जो होता है क्या होता है? दो लोगों के बीच में योजक चिन्ह लगता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, रात दिन, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष। दो विपरीत अर्थ में योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए, योजक चिन्ह के बीच में, जैसे माता पिता के बीच में जो योजक चिन्ह है वो किसका है, किसको चिन्हित कर रहा है, तो वो चिन्हित करता है और को। किसको? और को। जैसे माता और पिता, तो यहाँ क्या है? शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह लगा है लेकिन इसका क्या है? कोई तात्पर्य नहीं है, वहाँ उसका कोई तात्पर्य नहीं है। जैसे रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये क्या है? यहाँ योजक चिन्ह का जो सही तात्पर्य है वो प्रस्तुत नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि शिव जी और शिवेश, यहाँ शिव जी शिवेश भी हो सकता था योजक चिन्ह लगा के, क्योंकि भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा।
सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? 7 सिंधों का समूह, 7 सिंधु का समूह, या 7 सिंधुओं का समूह, या 7 नदियों का समूह। तो देखिए सप्त सिंधु का समास विग्रह होगा 7 सिंधुओं का समूह, क्योंकि सिंधु हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से अधिक है। क्या है? 2 से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें द्विगु समास है। सप्त सिंधु में क्या है? द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्या बोधक है। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो या संख्या बोधक हो उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपकार को मानने वाला एक शब्द में क्या कहलाता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी या धर्मज्ञ। तो देखिए उपकार को मानने वाला एक शब्द में क्या कहलाता है? कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कृतज्ञ हम उसे कहते हैं जो उपकार को नहीं मानता हो, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ कहते हैं, और दूसरों पर उपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, कनक का अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोना, चांदी, चावल या कंगन। तो देखिए कनक का जो अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? सोना। क्या होगा? सोना। कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। क्या होता है? धतूरा भी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोतल में दूध बचा है, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग है या हुआ है? तो देखिए बोतल में दूध बचा है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है अधिकरण। कौन सा कारक है? अधिकरण। अधिकरण का निशान क्या होता है? में, पै, पर। क्या होता है? में, पै, पर। तो यहाँ जो में है ये किसका उदाहरण है? तो अधिकरण का है। क्या है? अधिकरण का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? तो हे, अरे, सॉरी, संबोधन का क्या होता है? हे, अरे। संबंध कारक का होता है का, के, की, रा, रे, री। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि बोतल में दूध बचा है, में जो है ये किसका कारक चिन्ह है? तो अधिकरण का है। किसका? अधिकरण का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बस 5 मिनट में खाली स्थान की पूर्ति करना है। और यहाँ भरना क्या है? ये देखिए आना जो लिखा है, आना सामान्य भविष्यत काल में इसी को भरना है। तो क्या होगा? मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आ गई, मैं आके गई, मैं आकर चली गई। तो देखिए स्कूल बस 5 मिनट में, तो क्या होगा? आएगी। क्या होगा? भविष्यत काल क्या होगा? सामान्य भविष्यत काल। क्योंकि आना भविष्यत काल, स्कूल बस 5 मिनट में आना, ये क्या है? सही नहीं है। तो यहाँ आना का हमें क्या करना है? सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल क्या होगा? में आएगी। क्या होगा? में आएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रवि दीवारें रंगने लगा है, वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवारें रंगने लगा है, वाक्य के संरचना के आधार पर उसके कौन सा भेद है? कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु या संयुक्त क्रिया। तो देखिए रवि दीवार रंगने लगा, वाक्य में नाम धातु क्रिया है। क्या है? नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नाम धातु क्रिया कहते किसे हैं? तो देखिए जो क्रिया धातु को छोड़कर दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से धातु बनाए जाते हैं उन्हें ही नाम धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। जैसे रंग क्या है? वो रंग में प्रत्यय जोड़ने पे क्या बना? रंगना या रंगने। तो क्या हो गया?
नाम धातु। क्या हो गया? नाम धातु। प्रायः संज्ञा और विशेषण में ना प्रत्यय जोड़कर ही बनाए जाते हैं। क्या? नाम धातु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? यही सारे क्वेश्चन आपके हूबहू पूछे गए थे और इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों को रोजाना हल भी कराती हूँ। तो हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हंसिनी, हंसिनी या हंसी या हंसिया। तो देखिए, हंस का स्त्रीलिंग शब्द होगा हंसिनी। क्या होगा? हंसिनी। हंस क्या है? पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग रूप होगा हंसिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुम्हार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए आपका पेपर में थोड़ा गलत पूछ दिया था। पेपर में स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग पूछ दिया था। क्या पूछा था? पुल्लिंग पूछा था। लेकिन कुम्हार अपने आप में ही पुल्लिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो यहाँ क्या रहना चाहिए? स्त्रीलिंग। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? स्त्रीलिंग। क्योंकि कुम्हार का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? कुम्हारी, कुम्हारिन, कामहीन या कुम्हरहीन, कुम्हरइन। तो देखिए, कुम्हार का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा कुम्हारिन। अगर हमारा पेपर में पूछा था कि कुम्हार का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो पुल्लिंग शब्द पूछा था और आंसर किसको माना था? ऑप्शन नंबर 2 को। तो उसका तात्पर्य क्या था? स्त्रीलिंग। क्या था? स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन कौन सा है? चुटियां, चुटियों, चुटियों या चुटियाएं। तो देखिए, बहुवचन कौन सा होगा? तो बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर 1, चुटियां। क्योंकि चुटिया का बहुवचन चुटियां होता है। क्या होता है? चुटियां। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आ जुड़ जाता है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है वो बन जाता है बहुवचन। अगर किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अगर आए और उसके ऊपर जब चंद्र बिंदु लग जाए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा? कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है कृपण में? तो क आता है। क्या आता है? क। फिर क्या आएगा? तो क के बाद क में क्या लगा है? री। क में क्या लगा है? री। तो देखिए, इसमें भी री, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पे क पूरा दिया हुआ है, लेकिन कृपण लिखने में क आधा का प्रयोग होगा। तो इन दोनों में से हमें छांटना होगा। तो क होगा आधा, फिर री होगा। फिर आगे चलते हैं, प है तो प में अ की मात्रा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि यहाँ प में आ का मात्रा है। कृपाण नहीं लिखा है, कृपण लिखा है। तो प में जब अ जुड़ेगा तो क्या होगा? प को पूरा हो जाएगा और यहाँ भी ड़ में पूरा हो जाएगा। तो कृपण क्या कैसे होगा? क प्लस री प्लस प प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के सहायता से नहीं बोला जा सकता। उसको जब हम स्वर से अलग करते हैं तो क्या होता है? वो हमारा वर्ड आधा बचता है। क्या बचता है? आधा। जैसे री को अलग कर देंगे तो क क्या हो गया? आधा। ये जो निशान है, प के नीचे जो निशान है, उसके लगने से हम वर्ड को आधा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आधा पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण। तो देखिए, कृष्ण कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। कृष्ण हमारा ऐसे लिखा जाता है, कृष्ण। ये क्या लिखा है? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। तो तीनों क्या है? गलत है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? तो हमें बताना है कि इस शब्द में विशेषण में, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? तो वो प्रकट कर रहा है, कौन प्रकट कर रहा है? इस बहुत ऊंचे ऊंचे या पहाड़। तो देखिए, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2, बहुत। कौन प्रकट कर रहा है? बहुत। इस वाक्य में बहुत शब्द जो है ऊंचे ऊंचे की क्या कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। यह बहुत जो है वो क्या है? प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करे वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो देखिए, इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंधा युग। अंधा युग जो रचना है ये धर्मवीर भारती की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों किसका है? तो ये तीनों रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध का। क्या है? देखिए, कविता संग्रह कौन सा है? चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों क्या है? ये दोनों है कविता संग्रह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का। लेकिन अंधा युग जो है ये किसका है? ये बिल्कुल दूसरे की रचना है। किसका? धर्मवीर भारती द्वारा गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? चंद्रबरदाई, कल्हड़, वाल्मीकि या हर्षवर्धन? तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। किसकी? चंद्रबरदाई की। कल्हड़ और वाल्मीकि की रचनाएं, देखिए कल्हड़ की रचनाएं हैं राज तरंगिणी और वाल्मीकि की रचनाएं कौन सी हैं? तो वाल्मीकि की रचनाएं हैं रामायण। कौन सी रचना है? रामायण। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, भवभूति या हर्षवर्धन? तो देखिए, दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने ही लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। क्या लिखे थे? सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा, संस्कृति, खेल कूद, तकनीकी या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए? तो देखिए, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से श्लाका सम्मान पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2017 से 18 का सलाका सम्मान पुरस्कार किसको मिला था? गीतिकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को दिया गया था। किसको? जावेद अख्तर को। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो रघुपति राघव राजा राम में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार? तो देखिए,
रघुपति राघव राजा राम में किसका कौन सा अलंकार है? तो वहां पे अलंकार है अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। जहां कोई वर्ड एक से अधिक बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये जो पंक्ति है यहाँ कौन सा वर्ड कई बार आया है? तो रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ किस वर्ड की आवृत्ति हो रही है बार बार? तो यहाँ आवृत्ति हो रही है र वर्ड की। किसकी? र वर्ड की। इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, सीता के आगे रमा खड़ी है, अव्यय का कौन सा भेद है? इस वाक्य में अव्यय का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए, सीता के आगे रमा खड़ी है, अव्यय में अव्यय का कौन सा भेद है? तो वो भेद है ऑप्शन नंबर 2, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता हो या दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। सीता के आगे उपर्युक्त वाक्य में जो आगे शब्द है संबंध बोधक अव्यय के उपभेद स्थानवाचक क्या है? उदाहरण है। किसका? संबंध बोधक अव्यय का। अगला क्वेश्चन है, घूमने सुबह अच्छा है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। ये वाक्य क्या है? गलत दिया हुआ है, इसको हमें सही रूप में लिखना है या शुद्ध रूप में लिखना है। तो देखिए, घूमना अच्छा है सुबह, घूमन सुबह अच्छा है, सुबह अच्छा है घूमना, या घूमना सुबह घूमना अच्छा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सुबह घूमना अच्छा है। ये वाक्य का क्या है? शुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप क्या है? ये सभी अशुद्ध रूप है। क्या है? अशुद्ध रूप है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। निम्नलिखित छंद में कितनी मात्राएं हैं? तो देखिए, निम्नलिखित छंद में कितनी मात्राएं हैं? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 15 से 13 के क्रम में 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, प्रत्येक चरण में 36। तो देखिए, ये जो दिया है, करते अभिषेक पदों हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये कौन सा छंद है? तो ये है उल्लाला। क्या है? उल्लाला। उल्लाला में ही पहले और तीसरे पद में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल 28 मात्राएं होती हैं। किसमें? उल्लाला में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो उदाहरण दिया है किसका है? उल्लाला छंद का है। किसका? उल्लाला छंद का है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। तो देखिए, अंक भरना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होता है गले लगना। क्या होता है? गले लगना। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? स्नेह से लिपटना। स्नेह से क्या होगा? लिपटना। तो इसको हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे? तो गले लगाना। क्या करेंगे? गले लगाना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आज का हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं,
अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन या दिखावा। तो देखिए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 दिखावा। दिखावा जो शब्द है उसमें उपसर्ग शब्द से नहीं बना है। पुनर्जन्म में पुनर उपसर्ग है, कुधर्म में कु उपसर्ग है, आजीवन में आ उपसर्ग लगा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या समझ। तो देखिए जादूगर शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है, गर प्रत्यय लगा है। किसमें, जादूगर में गर प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, जो प्रत्यय से बना है उसी शब्द का चयन करें या उसी विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ का विपरीत अर्थ या विलोम शब्द क्या होगा। परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद या वरिष्ठ। तो स्वार्थ का विपरीत या विलोम होता है परमार्थ। क्या होता है, परमार्थ। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, परमार्थ। हर्ष का विलोम क्या होता है, तो विषाद। और कनिष्ठ का विलोम क्या होता है, तो वरिष्ठ होता है। कनिष्ठ का क्या होता है, वरिष्ठ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। अ प्लस त्याधिक, अति प्लस अधिक, अत्य प्लस अधिक या अत प्लस अधिक। तो देखिए अत्यधिक का सही संधि विच्छेद होता है अति प्लस अधिक। क्या होता है, अति प्लस अधिक। इसमें यण संधि है, कौन सी, यण संधि। यण संधि जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार शब्द का सबसे उचित सामासिक युग्म शब्द या युग्म पद कौन सा है। खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या अनादर। तो देखिए आचार शब्द का सबसे उचित सामासिक युग्म पद जो है वो है चाल चलन। क्या है, चाल चलन। आचार शब्द किसी का आचरण या व्यवहार को प्रदर्शित करता है। किसको, किसी के आचरण या व्यवहार को प्रदर्शित करता है। कौन सा शब्द, आचार। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, दुविधा शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। धर्म संकट, यथातथ्य, विस्तृत या होनहार। तो देखिए दुविधा शब्द का समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है, धर्म संकट। धर्म संकट या दुविधा दोनों क्या है, समान शब्द ही हैं। हम इसका भी प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। दोनों का अर्थ जो है समान ही होता है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, पत्थर शब्द का सही समान अर्थ कौन सा होगा। पत्थर शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 पाषाण। पाषाण जो है वो क्या है, पत्थर का सही समान अर्थ वाला शब्द है, या हम कह सकते हैं किसका पर्यायवाची शब्द है, क्या, पाषाण। किसका, पत्थर का। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये हमने 2018 के प्रथम पाली में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्रों को हल कराया है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।